हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम अपनी जो इतिहास की यात्रा को प्रारंभ कर चुके थे उसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और आज जो हमारा इतिहास का बचा हुआ पार्ट है उसे हम पढ़ते हैं कि जो हमने कल इतिहास एक परिचय के बारे में एक जानकारी प्राप्त की थी उसका जो बचा हुआ भाग है उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो यदि मैं कल की बात करूं तो कल हमारी जो चर्चा है वो प्राग ऐतिहासिक काल तक हो चुकी थी, जिसमें मैं आपको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे चुका था। ठीक है। और यदि इनके टाइम पीरियड की हम बात करें तो टाइम पीरियड जो पुरापाषाण काल का है वो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द देखिए, आपको इस शब्द ने बहुत ही मतलब ये परेशान कर रहा होगा। क्या? ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व और ईसी, इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं बीसी और इसको कहते हैं क्या? एडी। ठीक है। तो ये क्या लॉजिक है? तो देखिए, जब हमारे जो इतिहासकार हुए हैं तो उन्होंने समय को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? मतलब कि उन्होंने एक समय को ईसा मसीह के जन्म के पहले का माना है। क्या? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय माना है, यानी इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसको कहते हैं हम बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है, क्या होता है? एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी। तो ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय है उसे कहते हैं हम एडी। ठीक है। एडी या ईसवी। और ईसा मसीह के जन्म का जो पहला समय है उसको हम कहते हैं ईसा पूर्व या बीसी। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय के जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है कि आप इसको एक निश्चित धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, जैसे ईसाई धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। तो जो वर्तमान समय के जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाता है तो वो किया जाता है VCE और CE। VCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और इसका मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है। तो बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब सामान्य समय से पहले का समय। ठीक है। और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, यानी सामान्य समय के बाद का समय। ठीक है। तो जो वर्तमान इतिहासकार हैं वो इसको अभी यूज करते हैं। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि आपने इनको एक धर्म विशेष से जोड़ दिया है। ठीक है। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो आगे जो हमारा चर्चा होने वाली है कि मध्यपाषाण काल का यदि हम समय की बात करें तो वह है 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल का जो समय है वो है 7,000 ईसा पूर्व के बाद। इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूं। ठीक है। तो आप इससे पहले की वीडियो जरूर देखिए। ठीक है। अब यदि हम पुरापाषाण काल की बात करें तो देखिए, पुरापाषाण काल जो है वो एक बहुत ही लंबा पीरियड है। देखिए, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो इसे हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला जो हमारा भाग है वह है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है। इसकी यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो समय है वह है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। सॉरी, 10,000 नहीं, 50,000 ईसा पूर्व। 50,000 ईसा पूर्व। ठीक है।
फिर दूसरा जो भाग आता है इसका वो आता है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल। यदि इसके हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो समय है वह है 50,000 ईसा पूर्व से 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब BCE लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? BCE। और क्योंकि BCE को ही हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व। और यदि हम बात करें तीसरा, तो तीसरा है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। क्या है? उच्च पुरा पाषाण काल। इसका जो समय है वह है आपका 40,000 BCE से 10,000 BCE। ठीक है, BCE। तो ये हम पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। तो क्या आपने अनुभव किया है कि मानव का जन्म किस काल में हुआ होगा? तो देखिए, आदि मानव का जो जन्म है वह टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुआ था। किसके? टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में। अब चूंकि आदि मानव की चर्चा आई है तो थोड़ी आदि मानव के बारे में देख लेते हैं कि इनका विकास कैसे हुआ। तो हम चलते हैं आदि मानव के ऊपर। ठीक है, तो आदि मानव की जो पहली शाखा थी वो कहलाई आपकी रामापिथेकस। क्या कहलाई? रामापिथेकस। ठीक है, यह जो रामापिथेकस शाखा थी, यह इसकी यदि हम बात करें तो यह जो रामापिथेकस शाखा थी यह 2 शाखाओं में बट गई। मतलब इसकी जो रामापिथेकस थी वो 2 शाखाओं में बट गए। एक शाखा जंगलों में निवास करने लगी। कहां पर? जंगलों में। और एक जो शाखा है वो खुले मैदानों में निवास करने लगी। खुले मैदान। अब जो जंगलों में निवास करती थी उनका तो काम उतना ही था कि जंगलों में शिकार करना और इधर उधर घूमते रहना। तो ये धीरे धीरे खत्म हो गए। ठीक है, क्या खत्म? ये लोग हैं जो वो खत्म हो गए। लेकिन जो खुले मैदान की शाखा थी इनका धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, इनका विकास हुआ। तो इन्हीं के विकास को हम देखते हैं। तो फिर रामापिथेकस के बाद जो हमारी अगली शाखा का विकास हुआ उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, इसी को वर्तमान समय के मानव का पूर्वज कहा जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? आदि मानव। इसी को क्या कहते हैं हम? आदि मानव। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे क्या हुआ? आगे फिर अगली शाखा का विकास हुआ जो कि कहलाई होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस। फिर इसके बाद जो अगली शाखा कहाई वो कहलाई होमो जर्मेल। ठीक है, और जो होमो जर्मेल थी इसी के काल में क्या हुई? आग की खोज हुई। आग की खोज हुई और इसी काल में मानव के अंदर सांस्कृतिक जीवन का क्या हुआ? विकास हुआ। सांस्कृतिक जीवन। तो होमो जर्मेल में ही आग की खोज हुई और इसी के समय सांस्कृतिक जीवन का विकास हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगली शाखा को देखते हैं। तो देखिए, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये चित्र दिखा देता हूं। तो देखिए, ये जो चित्र है ये है आपका रामापिथेकस का। किसका चित्र है? रामापिथेकस का। आप देख सकते हैं कि इनके पूरे शरीर पर बाल ही बाल होते थे। ठीक है, और यह एक बिल्कुल बड़े बड़े नाखून होते थे और यह एक बिल्कुल बंदर की तरह होते थे। ठीक है, तो यह थे आपके रामापिथेकस। और यदि हम वर्तमान समय के मानव की बात करें तो यह है वर्तमान मानव जो कि होमो सैपियंस कहलाता है। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन आप तस्वीर देख लीजिए। ठीक है, तो ये है वर्तमान मानव। ठीक है, इसके बाद जो अगली शाखा का विकास हुआ उसको कहा जाता है क्रोमेजनन। क्या कहा जाता है? क्रोमेजनन। और इसके बाद जो अगली शाखा का विकास हुआ उसको कहा जाता है होमो सैपियंस। ठीक है, यही होमो सैपियंस है जिसे मैंने आपको जस्ट अभी पहले दिखाया है। और होमो सैपियंस को बुद्धिमान मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धिमान
मानव। इस होमो सैपियंस का जन्म आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व हुआ है। कितने वर्ष हुआ है? 40,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं इसके आगे। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर प्रवेश करने वाले। हमने सबसे पहले इतिहास को समझ लिया, इतिहास के महत्व को समझ लिया, फिर हमने इतिहास का वर्गीकरण समझ लिया, इतिहास जानने के स्रोत समझ लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं भारतीय इतिहास के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो समझते हैं भारतीय इतिहास को और चलते हैं आगे। तो देखिए, भारतीय इतिहास को जो है वो हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो है प्राचीन काल, दूसरा जो भाग है वो है आपका मध्यकाल, और तीसरा जो भाग है वो है आपका क्या? आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल के यदि हम समय की बात करें तो प्राचीन काल का जो समय है वो है आपका 2350 ईसा पूर्व से 6वीं सदी तक, यानी हड़प्पा सभ्यता से, अभी आपको ये सब बाद में पता चलेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, हड़प्पा सभ्यता से और महाजनपद काल तक। महाजनपद काल तक। ठीक है, यदि मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका जो समय है वह है महाजनपद काल से औरंगजेब की मृत्यु तक, मतलब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो इसको हम मानते हैं औरंगजेब की मृत्यु तक। ठीक है, और यदि आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल को हम मानते हैं 1707 ईस्वी के बाद। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि यह वर्गीकरण जब हमने किया तो इसी के साथ साथ 1817 में एक अंग्रेज इतिहासकार आए जिनका नाम था क्या? जेम्स मिल। जेम्स मिल, इन्होंने भी भारतीय इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया। कौन कौन से भाग थे वो? तो इन्होंने पहले भारतीय इतिहास को बांटा हिंदू काल में, मतलब पहला जो भाग था इनका वो था हिंदू काल, दूसरा जो भाग था वो था मुस्लिम काल, और तीसरा जो भाग था वह था आपका ब्रिटिश काल। लेकिन जो हमारे यहाँ के इतिहासकार थे उन्होंने इनके इस वर्गीकरण को मानने से स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे 2-3 कारण दिए थे कि हमने इसको क्यों नहीं माना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कारण दिए कि उन्होंने दिए कि सबसे पहले तो आप हमारे इतिहास को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, या धर्म के आधार पर इस कारण से नहीं मानेंगे। और यदि धर्म की बात करें तो देखिए, जैसे हिंदू काल और मुस्लिम काल तो ठीक है, लेकिन ब्रिटिश कोई धर्म नहीं है। यहाँ तो आप अपने देश की मतलब बड़प्पन दिखाना चाहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स आए थे और भारत पर राज करके गए हैं। अगर आपको धर्म के आधार पर ही बांटना है तो आप इसे ईसाई काल मानिए। ठीक है, या ईसाई काल मानिए। तो उन्होंने कहा कि हम इस वर्गीकरण को नहीं मानेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक कारण और दिया कि जैसे प्राचीन काल में तो ठीक है कि हिंदू राजाओं का शासन था, मध्य काल में केवल दिल्ली सल्तनत, किसमें? दिल्ली सल्तनत और केवल दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिमों का शासन था। ठीक है, और बाद में मुगलों का शासन हुआ। लेकिन हमारा जो राजपूताना है, जिसे वर्तमान समय में राजस्थान कहते हैं, वहां पर अनेक हिंदू राजा थे। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल मुस्लिमों ने शासन किया है मध्यकाल में? ठीक है, और यदि ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में जैसे ब्रिटिशों का शासन तो था ही था, लेकिन साथ में अनेक देशी रियासतें भी थी जिनका शासन उनके राजा चलाया करते थे। ठीक है, भले ही वो ब्रिटिश शासन के अधीन थे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो चलाते थे अपना शासन। तो यह जो वर्गीकरण है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम इस वर्गीकरण को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता था कि भारत का जो इतिहास है वह किस आधार पर बांटा जाएगा? तो भारत का जो इतिहास है वह सामंतवादी व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था। किस आधार पर? सामंतवादी व्यवस्था।
ठीक है। अब सामंतवादी व्यवस्था के आधार पर कैसे, तो इसे समझते हैं। तो देखिए जो प्राचीन काल था, उस काल में सामंतवादी व्यवस्था बिल्कुल शून्य स्तर पर थी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर थी, या मतलब अपने बिल्कुल बचपन या शैशव काल में थी। ठीक है, मतलब जैसे शिशु नहीं होता वो बिल्कुल छोटा है, ऐसे ही वो बिल्कुल छोटी अवस्था में थी। और यदि मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में सामंती व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर रहती थी, चरमोत्कर्ष पे थी, और इस काल में अपनी जो सामंती व्यवस्था है वो चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, और यदि आधुनिक काल की बात करें तो हम आधुनिक काल में जो सामंती व्यवस्था है उसका क्या होना लगा था, वह समाप्त होने लगी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अनेक व्यवस्थाएं लागू की, जैसे महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने लागू की और इस कारण से सामंती व्यवस्था क्या होगी, समाप्त होने लगी। ठीक है, यदि मध्यकाल की बात करें तो इस काल में चरमोत्कर्ष पर थी, क्योंकि राजा जो है वो सामंतों से ही, मतलब यदि हम जैसे मध्यकाल की बात करें तो कृषक जो है, जो अपना कर है वो सामंतों को देते थे, और सामंत जो है वो उन करों को राजा को प्रदान करता था। ठीक है, तो राजा को वह प्रदान करता था। तो इस काल में जो सामंती व्यवस्था थी वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब सबसे बड़ी चढ़ी हुई थी। ठीक है, तो यह है हमारा भारतीय इतिहास का परिचय। ठीक है, और मैंने आपको सभी जो इतिहास के बारे में है वो महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर दी हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब हम इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पहले उद्भव कैसे हुआ, फिर उसके आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, इन पर चर्चा करेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता की देन क्या थी उस पर चर्चा करेंगे, और फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलते हुए चलेंगे। ठीक है, और अंत में यह मैं कहूंगा कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल स्टडी विथ गणेश, क्या नाम है देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टडी विथ गणेश, इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि मैं नोट्स की बात करूं तो आप नोट्स ऐसे ही फ्लो चार्ट में बनाइए, और इसके साथ साथ मैं जो यहाँ पर लिखता हूं उसको भी बगल में लिखते जाइए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो पूर्ण हो सके। ठीक है, तो अंत में मैं आप सभी को यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़िए, और विधान जो हमारा चैनल है स्टडी विथ गणेश उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।